हेलो एवरीवन। मैं एलन गॉर्डन की द वे आउट बुक पढ़ना शुरू किया हूँ। सोचा कि वीडियोस के थ्रू आपसे वो सारे की पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा जो उन्होंने बताए हैं उसमें, और जो एग्जांपल्स उन्होंने डिस्कस किए हैं, जो केस स्टडीज डिस्कस की हैं, और पेन रीप्रोसेसिंग थेरेपी की बात वो करते हैं, उसके बारे में भी हम फर्दर आने वाले वीडियोज़ में जानेंगे। तो एलन गॉर्डन ने अपनी बुक में सबसे पहले तो यही बताया कि कैसे उनको भी काफ़ी यंग एज में बहुत सारे क्रॉनिक पेन और बहुत सारे सिम्टम्स एकदम से आने शुरू हुए थे, और उन्हें भी लगता था कि हिज़ लाइफ इज़ ओवर, है ना। मिड-20s में ही उनको बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, टंग पेन, इवन टंग में उन्होंने खुद लिखा है कि टंग में किसको पेन होता है, मुझे तो वहाँ भी पेन स्टार्ट हो गया था। और मतलब हेड टू टो कोई बॉडी पार्ट नहीं था जिसमें उनको पेन नहीं था, और उनको सीवियर हेडेक्स भी थे। अगर वो खड़े रहते तो बैक पेन उनको तंग करता था, अगर लेट जाते तो हेड पेन उनको तंग करता था। तो उनके फादर ने उनको चीयर अप करने के लिए ऐसे एक फ़नी वे में बोला भी था उनको कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट लिविंग लाइफ एट 45 डिग्री एंगल कि बीच में आप रहना सीख लो। तो ऐसा ही कुछ मेडिकल साइंस भी हमें बोलती है जब हम क्रोनिक पेन से सफ़र कर रहे होते हैं कि बीच का रास्ता निकालो कोई। हाँ, आपको ड्राइविंग में दिक्कत है तो अवॉइड ड्राइविंग, सिटिंग में दिक्कत है तो अवॉइड सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, चेंज योर चेयर, डोंट लिफ्ट वेट, डोंट बेंड, है ना, बेंड विद योर नीज़। मीन्स आपको हमें लाइफ को 45 डिग्री के एंगल पे ही जीने के लिए बोला जाता है, मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जाता है। नोबडी टॉक्स अबाउट क्योरिंग योर पेन। एंड डॉक्टर जॉन सार्नो, एलन गॉर्डन, डॉक्टर हॉवर्ड शूबनर, डैन बुग्लियो, थैंक्स टू ऑल दीज पीपल्स जो क्रोनिक पेन की कम्युनिटी में क्योर शब्द को लेके आए और उन्हें प्रूव करके दिखाया कि क्रोनिक पेन कैन बी क्योर्ड, इट्स इन आवर कंट्रोल। इसमें सबसे पहले बात करते हैं, वो एक बॉय है केसी, जिसको बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेट में दर्द रहना शुरू हो गया एकदम से स्टूडेंट लाइफ में ही, और उसके पेरेंट्स ने हर तरह की मेडिकेशन, हर तरह का ट्रीटमेंट, हर तरह के टेस्ट, इवन सर्जरीज भी करा दी, बट कोई रिलीफ नहीं मिला। सभी डॉक्टर्स हिट एंड ट्राई कर रहे थे कि ये मे बी दिस इज़ द कॉज, मे बी दैट इज़ द कॉज, बट ही वाज स्टिल इन पेन। और जब वो उसकी मदर उसको डॉक्टर एलन गॉर्डन के पास लेके आई, तो उन्होंने जब उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, ट्रीटमेंट आई मीन पेन रीप्रोसेसिंग, नॉट सम फिजिकल ट्रीटमेंट, किसी को बताया कि कैसे ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है पेन क्रिएट करने में, है ना। और मैंने भी ये अभी सीखा कि देयर आर 44 एरियाज़ इन आवर ब्रेन्स जो पेन के क्रिएशन में और एक्सपीरियंस करने में रिस्पॉन्सिबल हैं, जो पेन की पूरा सर्किटरी तैयार करते हैं 44, और उसमें से आधे जो है वो पेन को इंक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और आधे जो है वो पेन को डिक्रीज़ करने के लिए। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एंटीरियर इंसुला रीजन जो है मेनली, अल्टीमेटली इंसुला ही डिसाइड करता है कि पेन क्रिएट करना है या नहीं करना है। बाकी सारे हेल्प करते हैं कि कितना पेन है, किस तरह का थ्रेट है, क्या सीवियरिटी होनी चाहिए, बट अल्टीमेटली इंसुला डिसाइड करता है कि एक्चुअली में पेन क्रिएट करना है या नहीं करना है। तो उसमें इमेजिंग की गई उसकी पहले किसी के ब्रेन की, पेन जब उसको पेन था, और जब उसको ठीक किया, है ना, कुछ वीक्स में, उसके बाद फिर से स्कैनिंग की गई तो रिजल्ट वर अमेजिंग। देयर वर विजिबल डिफरेंस बिटवीन द एफएमआरआई, जो फंक्शनल एमआरआई थी उसके ब्रेन की, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को हम रीड कर सकते हैं कि जब पेन में था तब कौन कौन से रीजन एक्टिवेटेड थे, वो अलग से इल्यूमिनेटेड से दिख जाते हैं एरियाज़। तो जब क्योर हो गया था पेन तो उसका बिल्कुल डिफरेंट था इमेजिंग। तो इससे प्रूव होता है कि क्रॉनिक पेन जब आप क्योर करते हैं तो एक्चुअली ब्रेन में आपके चेंजेस आते हैं, ब्रेन अपना स्ट्रक्चर बदलता है, ना कि कोई फिजिकल वो है कि जो ठीक हो गया फिर आपका पेन चला गया। ब्रेन इज़ द अल्टीमेट डिसीजन मेकर कि आपको कब पेन देना है, कितना पेन देना है और कितने लंबे समय तक देना है। उसके बाद बोल्डर बैक पेन स्टडी पे आते हैं। उसमें एक रिनोन्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं यूएसए के, उनके साथ एलन गॉर्डन और हॉवर्ड शूबनर ने मिल के डिसाइड किया कि एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें लोगों बैक पेन के लोगों को स्टडी करते हैं, उनको पीआरटी पेन रीप्रोसेसिंग थेरेपी से ठीक करते हैं, और उनके पहले और बाद के एमआरआई, फंक्शनल एमआरआई देखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार कोई एक इंसिडेंट हुआ ऐसे किसी का, तो उसको मेडिकल कम्युनिटी या कोई भी कहते हैं कि एक तुक्का था, फ्लूक था, जिसको फ्लूक कहते हैं, तो दे नीडेड मोर प्रूफ। तो उन्होंने काफ़ी इंटेंसिव स्टडी किया बोल्डर बैक पेन स्टडी का। तो उसमें बहुत सारे लोगों को उन्होंने स्कैन किया पहले, उनके ब्रेन रीजन्स को, और जब उनको उनका एफएमआरआई टेस्ट करे थे उनके ब्रेन्स का, तो उनको जस्ट एक फ्लैट पिलो पे लेटाया गया जिसमें हवा भरी जा सकती थी, और जैसे वो लेटे, बैक के नीचे था वो पिलो, और एमआरआई के दौरान उस पिलो को इन्फ्लेट किया गया, उसमें हवा भरी गई, जैसे जैसे प्रेशर पड़ता गया बैक पे, तो पेशेंट्स को एकदम से पेन ट्रिगर होने लगा कि कोई थ्रेट है, हल्का सा प्रेशर, माइल्ड प्रेशर उन पिलोज़ का, और उनके ब्रेन के स्कैन्स बिल्कुल लाइट अप हो गए क्रिसमस ट्री की तरह। इतनी सारी एक्टिविटी, मतलब कि ब्रेन एकदम से मैड हो गया, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, क्या खतरा आ गया, तो सारे पेन सिग्नल फायर करना शुरू कर दिया। और पेशेंट्स को जब पूछा तो उन्होंने बोला हाँ कि बहुत सीवियर पेन हो रहा है, मैक्सिमम पेन हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और हुआ कुछ नहीं था, जस्ट एक हवा भरी जा रही थी पिलो में, जो हल्का सा प्रेशर उनकी लोअर बैक में डाल रहा था। और फिर उनका रीप्रोसेसिंग हुआ पेन का, उनको एजुकेट कराया गया कैसे पेन वर्क करता है। आपको जो आज तक जितने भी डॉक्टर्स ने बताया है आपके एक्सरे एमआरआई देख के, वो एमआरआई
सबकी हेल्दी पीपल्स की भी वैसी होती हैं। नॉर्मल एमआरआई सिर्फ बेबीज़ की होती हैं, बिल्कुल फ्लफ़ी डिस्क और फ्लेक्सिबल जॉइंट विदाउट इन्फ्लेमेशंस। और जो भी टीनेज के बाद किसी को भी स्कैन करेंगे तो वियर एंड टियर और डिटोरेशन हमारे स्पाइन में मिलेगा ही मिलेगा। उनको एजुकेट किया गया, उनको धीरे धीरे ट्रेन किया गया मूवमेंट्स को लेके, एक्टिविटीज़ को लेके, और बाद में जब फिर से एफएमआरआई हुआ उनके ब्रेन का, तो और फिर से सेम मेथड से उनको प्रेशर दिया गया उन्हीं पिलोज से, तो उनके इंसुलाज इतने ट्रेंड हो गए कि अब उनके इंसुला बिल्कुल काम थे, कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिखी उनके एफएमआरआईज़ में उसके बाद, है ना। मीन्स कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हुई, कोई ज़्यादा लाइट अप नहीं हुई उनके ब्रेन के रीजन्स। तो उसमें भी प्रूव हुआ कि कैसे क्रॉनिक पेन को आप ठीक कर सकते हैं, और उसके बाद ब्रेन की सर्किटरी आपकी एक्चुअली में चेंज होती है। न्यूरोप्लास्टिक पेन की वजह से जो आपको पेन है वो जस्ट एक स्टक्स वो है, स्विच है एक, जो पेन का स्टक हो गया, वो ऑफ ही नहीं हो रहा है ना। ब्रेन आपका कन्फ्यूज़ हो गया है, वो किसी भी रीज़न से हो सकता है। जो टीएमएस के हमने सब कुछ पढ़ा है कि वो किस वजह से आप क्रोनिक पेन में हो सकते हैं। हमें पता है कि हमारे पर्सनैलिटी टाइप्स, हमारे स्ट्रेस एंड ट्रॉमा एंड ऑल दैट उसकी वजह से होता है। तो जस्ट एक स्विच स्टक हो जाता है हमारे माइंड में कहीं पे, और उसी पेन को हम न्यूरोप्लास्टिक पेन बोलते हैं। और ये पेन बैक और नेक के अलावा बहुत सारे अदर सिम्टम्स के फॉर्म में भी हो सकता है। पेल्विक पेन है, आईबीएस है, माइग्रेन्स है, वर्टिगो है, टिनिटस है एंड ऑल दैट। सो अपने ब्रेन को ट्रेन करके, इसको एजुकेट करके, काम करके हम उस टक स्विच को रिलीज़ कर सकते हैं, और आपका क्रॉनिक पेन हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। और इसके हम लिविंग प्रूफ्स अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे आने वाली में, और क्या क्या इंसाइट्स एलन गॉर्डन और हॉवर्ड शुबनर ने हमें दिए हैं वो ही हम डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।